जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रियात्मक, जो मैंने आपको बताई थी, भौगोलिक यात्राएं, नाटक, संग्रहालय, प्रयोगात्मक, ट्रेसिंग टेबल, सर्वेक्षण सामग्री। फिर श्रव्य सामग्री में मैंने आपको बताई थी ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर। अब है आपकी दृश्य सामग्री, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो दृश्य सामग्रियों में से ही प्रश्न बनकर आते हैं। श्रव्य और या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री पूछी जाती है, बट सिर्फ श्रव्य सामग्री या क्रियात्मक सामग्री को लेकर प्रश्न बहुत कम आते हैं, नहीं आते हैं। तो दृश्य सामग्री में आज मैं सबसे पहले आपको कराती हूँ श्यामपट्ट, कि श्यामपट्ट क्या होता है या श्यामपट्ट का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे श्यामपट्ट का अर्थ। श्यामपट्ट के अर्थ में हम लिखेंगे श्यामपट्ट शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया में अत्यधिक, शिक्षण प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण सामग्री है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग दो मुख्य कार्यों, दो मुख्य कार्यों में होता है। फर्स्ट, पाठ का सार लिखने, पाठ का सार लिखने में। सेकंड, रेखाचित्र, रेखाचित्र, चित्र, तालिकाएं आदि बनाकर पाठ का विकास किया जाता है। मतलब श्यामपट्ट का अर्थ हम लेते हैं तो श्यामपट्ट शिक्षण प्रक्रिया का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है या सामग्री, क्योंकि बिना श्यामपट्ट के तो हम कोई भी शिक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी विषय का शिक्षण कार्य हो। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ शिक्षण कार्य हम गणित का या विज्ञान का करेंगे तो ही हमें श्यामपट्ट की आवश्यकता पड़ती है, गलत। हम चाहे हिंदी में पढ़ा रहे हैं तब भी हमें श्यामपट्ट की आवश्यकता पड़ती है। कठिन शब्दार्थ लिखने के लिए पड़ती है, शब्द का पाठ का सारांश लिखने के लिए पड़ती है, ऐसे शब्द होते हैं कई सारे जिनके मीनिंग बताने होते हैं, उसके लिए पड़ती है। तो कोई भी विषय हो, सभी विषय में श्यामपट्ट सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। पाठ का विकास करने में काम आता है। बालकों को अध्यापक लिख देता है तो बालक उसको एज इट इज उतार सकते हैं, इसलिए काम में भी आता है। तो शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है श्यामपट्ट, इसके बिना शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है। श्यामपट्ट के दो कार्य बताए गए हैं, दो मुख्य कार्य जो होते हैं वो बताए गए हैं। पहला कार्य है पाठ का सार लिखने में और दूसरा है रेखाचित्र, तालिकाएं, चित्र आदि बनाकर पाठ का विकास किया जाता है। क्योंकि जितने भी विषय वस्तु होती है, विषय वस्तु को हम लिख भी सकते हैं श्यामपट्ट पे, और उसके साथ में उसके चित्र, तालिकाएं, सारणियां बनाकर भी बालकों को हम समझा सकते हैं। हमें श्यामपट्ट का प्रयोग करने के लिए सावधानियां, कि अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, प्रयोग के लिए सावधानियां।
स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए, क्योंकि जो लिखा हुआ है, अध्यापक जो लिख रहा है वो एकदम साफ स्पष्ट दिखाई देना चाहिए ब्लैक बोर्ड पे। अगर साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो उसमें सुधार करना चाहिए। सेकंड है अक्षरों के आकार अवश्य इतने बड़े हों कि शिक्षार्थियों को साफ देख सके। अक्षरों के आकार, जब अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है तो अक्षरों के आकार अवश्य इतने बड़े होने चाहिए कि शिक्षार्थियों को बिल्कुल एकदम साफ क्लियर दिख सके। क्योंकि 50 बच्चों की 45 बच्चों की जब क्लास बैठती है या 35 बच्चों की बैठती है तो जो पीछे बैठने वाले हैं बच्चे हैं उनको भी वो शब्द अक्षर जो होते हैं स्पष्ट दिखाई आने चाहिए। तो ब्लैक बोर्ड पर इतना क्लियर लिखा होना चाहिए। थर्ड है श्यामपट्ट पर लेखन। श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करते समय पंक्ति सीधी होनी चाहिए। श्यामपट्ट पर जब लेखन कार्य करते हैं तो जो पंक्ति है मतलब एक लाइन में लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो लाइन ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, आड़ी हो रही है, टेढ़ी जा रही है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक पंक्ति में सीधे लिखा हुआ होना चाहिए। फोर्थ है पंक्तियों के बीच दूरी लगभग समान रहनी चाहिए। पंक्तियों के बीच क्या होनी चाहिए? दूरी जो होती है वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल समान, लगभग एक जैसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक शब्द में इतना गैप है, दूसरे में कम है, तीसरे में ज्यादा है, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दिखाने के लिए रंगीन चॉक का प्रयोग करना चाहिए। मतलब हम कुछ चीजें समझा रहे हैं या हम कई सारी चीजों को बता रहे हैं। भाई हम सारणी बना रहे हैं, सीधी सी बात है। सारणी में सपोज मान लो हम किसी जनसंख्या की सारणी ही बना रहे हैं। पुरुषों की हमने अलग चौक से डेटा लिखे, महिलाओं के अलग चौक से, रंगीन चौक से डेटा लिखे और बालकों के अलग, साक्षरता के अलग, इस तरीके से हमने अलग अलग चौक्स का प्रयोग करते हुए क्या करा, सारे जो सारणी बनाई है, अंक तालिका बनाई है, उसको हमने बनाया। जिससे क्या होगा, अलग अलग चौक का प्रदर्शन करते हुए या उनका उपयोग करते हुए उसको में
लेकिन हम घुमा कर उसको एक साथ देख सकते हैं। मैप में भी हम पृथ्वी को एक साथ देख सकते हैं, लेकिन वो हमें आकृति आकार समझ में नहीं आता है मैप में, मानचित्र में। लेकिन ग्लोब में हमें पूरी पृथ्वी का आकार और आकृति, अक्ष, कक्ष, अक्षांश, देशांतर, हमें सारी चीजों का ज्ञान होता है। तो ग्लोब का अर्थ क्या होगा? इसमें हम लिखेंगे ग्लोब पृथ्वी का ही एक रूप है। इसके द्वारा पृथ्वी ही इसके द्वारा पृथ्वी की सामान्य जानकारी आसानी से दी जा सकती है। पृथ्वी की गति एवं अक्ष दिन रात का होना, पृथ्वी का गोल होना, अक्षांश देशांतरों का ज्ञान, अक्षांश देशांतरों का ज्ञान व स्थलाकृतियों संबंधी जानकारी, ग्लोब के द्वारा आसानी से दी जा सकती है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक रूप है। क्या है? पृथ्वी का एक रूप है। इसके द्वारा पृथ्वी की सामान्य जानकारी हम आसानी से दी जा सकती है, जैसे मैंने पहले भी बोला था। पृथ्वी की गति, अक्ष, दिन रात का होना, पृथ्वी का गोल, कि पृथ्वी गोल क्यों है, पृथ्वी का गोल होना, अक्षांशों देशांतरों का ज्ञान, स्थलाकृतियां, कितनी प्रकार की स्थलाकृतियां पृथ्वी पर पाई जाती है, स्थलाकृतियों संबंधी जानकारी, ये सारी जानकारी, इससे भी ज्यादा है, मतलब आधी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? ग्लोब से आसानी से समझ में हमें आ जाती है। इसलिए भूगोल का अगर हम अध्ययन करते हैं तो भूगोल का अध्ययन हम बिना ग्लोब के कर ही नहीं सकते। बिना ग्लोब के मानचित्र के इसमें भूगोल का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। फिर हम लिखेंगे ग्लोब के प्रकार। ग्लोब कितने प्रकार का होता है? ग्लोब के प्रकार, कितने प्रकार के ग्लोब होते हैं? प्रकार में फर्स्ट लिखेंगे अक्षांश, देशांतर, अक्षांश
रेखाओं को दिखाने वाले, रेखाओं को दिखाने वाला काला स्लेट, काला स्लेट का ग्लोब। सेकंड है पृथ्वी के धरातल को दिखाने, पृथ्वी के धरातल को दिखाने वाला। थर्ड है राजनैतिक भावों को प्रदर्शित, राजनैतिक भावों को प्रदर्शित करने वाला ग्लोब। फोर्थ है ग्लोब कम से कम 16 इंच व्यास, 16 इंच व्यास का प्रयोग में लाया जाता है। वर्तमान में 31 इंच व्यास के ग्लोब भी मिलते हैं। भाई प्रकार, सबसे पहले प्रकार में हम पढ़ेंगे अक्षांश। ग्लोब जो होता है, जो पहला ग्लोब होता है वो क्या होता है? अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती हैं, तो अक्षांश देशांतर रेखाओं को दिखाने वाला एक काला स्लेट का ग्लोब होता है। मतलब काला होगा, उसके ऊपर सिर्फ अक्षांश और देशांतर रेखाएं होंगी व्हाइट कलर के कलर से, तो उसको हम कहते हैं, पहला जो ग्लोब होता है सिर्फ अक्षांश देशांतर रेखाओं को दिखाने वाला होता है। ये वाला ग्लोब जो होता है अक्षांश देशांतर रेखा को दिखाने वाला, ये ग्लोब बड़ी बड़ी हम ये कह सकते हैं जो यूनिवर्सिटी होती है, जहाँ पे ज्योग्राफी की लैब होती है, वहाँ पर देखने को मिलेगा हमें। या हम ये कह सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भूगोल का ज्ञान या अध्ययन कराया जाता है, वो लोग भी इसको खरीद के रखते हैं। तो इससे सिर्फ हमें किसका ज्ञान मिलेगा? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। इसके अलावा उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ब्लैक होता है, और ब्लैक का सिर्फ आकृति ग्लोब की जैसी होती है, और अक्षांश देशांतर रेखा उसके ऊपर व्हाइट कलर से होती है, डिग्री और इंच होती है। सेकंड होता है पृथ्वी के धरातल को दिखाने वाला। पृथ्वी के धरातल को दिखाने वाला तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपने ग्लोब देखा है मार्केट में या स्कूलों में भी आपने देखा होगा, तो उस ग्लोब में हम पृथ्वी के धरातल को देख सकते हैं। या उसमें से हम सिर्फ इतनी भी चीजें हटा दे रहे, मतलब उसमें हम ज्यादा से ज्यादा आकृतियां हैं, देश के हम नक्शे बनाए रखे उसके अंतर्गत, तो उससे भी हम पृथ्वी के धरातल को समझ सकते हैं। तो उसको कहते हैं, एक आम जो ग्लोब होता है उसमें हम पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा ग्लोब जो होता है राजनीतिक भावों को प्रदर्शित करने वाला। मतलब जो ग्लोब होगा उसके ऊपर अन्य कोई जानकारी नहीं होगी, बस सिर्फ क्या होगा, जो राजनीतिक भाग है, जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कहाँ से हमें कितनी
क्षेत्रफल पृथ्वी का जलीय भाग, पृथ्वी का जलीय भाग, पृथ्वी का स्थलीय भाग, स्थलीय भाग, पृथ्वी की दैनिक, पृथ्वी की दैनिक व वार्षिक, दैनिक व वार्षिक गति के परिणाम को ग्लोब के माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब पृथ्वी का आकार, शुद्ध क्षेत्रफल, क्योंकि ग्लोब का अध्ययन कर रहे तो आकार तो हमें समझ में आ ही जाता है। शुद्ध क्षेत्रफल, पृथ्वी का जलीय भाग, स्थलीय भाग और दैनिक व वार्षिक गति आदि के परिणाम जो होते हैं ग्लोब के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है समय का ज्ञान, समय का ज्ञान करने के लिए प्रयोग में आता है। ग्लोब के माध्यम से हम क्या करते हैं, समय का ज्ञान भी करते हैं कि किस जगह पे कितना समय हो रहा है। तो समय के ज्ञान करने के लिए भी ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है मानचित्र, मानचित्र पर एक क्षेत्र का ही अध्ययन, एक क्षेत्र का ही अध्ययन होता है, किंतु ग्लोब पर, किंतु ग्लोब पर संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन होता है। मतलब मानचित्र पर हम एक क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब हम मानचित्र देखते हैं तो मानचित्र में हम स्पष्ट सारी चीजों का अध्ययन नहीं कर सकते। आकार भी हमें सब नहीं पता पड़ता है, शुद्ध क्षेत्रफल का हमें पता नहीं पड़ता है, लेकिन ग्लोब पर हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में भी स्पष्ट बता सकते हैं। मतलब पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसका अध्ययन भी हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, ग्लोब के माध्यम से कर सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़
और लास्ट 6th पॉइंट है स्लेट का बना, स्लेट का बना हुआ काला ग्लोब, काला ग्लोब सिर्फ शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार, शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। वो अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर रेखाओं से निर्मित होता है। मतलब ऊबड़ खाबड़ सतह होती है उसको दर्शाने के भी काम आता है। और जो काला ग्लोब जैसे मैंने बताया था जो सिर्फ अक्षांश देशांतर रेखाएं दर्शाता है वो सिर्फ शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार निर्मित किया गया है, बाकी उसको इस तरीके से अध्ययन में नहीं लाया जाता है। तो ये थे ग्लोब के प्रकार विशेषताएं। आज आपका गणित वाले प्रश्न है भूगोल शिक्षण में ग्लोब किस तरह दृश्य सामग्री के रूप में प्रयोग लाया जा सकता